अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में वैक के अंदर कवर किया था कि कंपनी ने जो है ना वो वैक कैलकुलेट करना है और वो वैक कैलकुलेट इसलिए करना है कि सर हमने जो है वो आगे पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने हैं जहाँ पर हम इसको क्या कर सकें, कवर कर सकें। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने ऐसी जगहों पे करनी जहाँ हमें रिटर्न जो है ना अपने वैक से ज़्यादा मिले, ऐसे ही। अच्छा जी, आज हमारी इफेक्टिवली क्लास होगी थर्ड ना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए छोड़ दो और बोर्ड पे देखो। देखिए मेरे पास एक कंपनी की एक बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट पे इस साइड पे मेरे पास एसेट्स आ रहे हैं से मेरे पास 500 रुपये के फिक्स्ड एसेट्स हैं और मेरे पास सर कोई 200 रुपये के करंट एसेट्स हैं और टोटल मेरे पास 700 रुपये के एसेट्स हैं। ये एसेट लेके कौन आया? स्क्रीन नहीं, अरे यार भाई रिकॉर्डिंग, सॉरी जी। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई मेरे पास ये एसेट्स कौन लेकर आया, तो आप कहोगे जी ये एसेट्स आए जी मेरे पास इक्विटी से, शेयर होल्डर्स लेकर आए। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल प्लस ऑल द रिजर्व्स, ठीक है जी। ये है मेरे पास सर, अज्यूम करते हैं 450। सर मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट, ये क्या है जी? ये मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है सर, ये है मेरे पास अराउंड कोई 150 रुपये का ऐसा। और सर मेरे पास क्रेडिटर्स कितने के जी? 100 रुपये के। ये मेरे पास कितने हो गए जनाब? 700 रुपये। भाई इन 3 लोगों ने आपको ये एसेट्स दिए हैं। अच्छा ये जो एसेट देने वाले हैं ये क्यों एसेट दे के बैठे हैं आपको? सर इस आश्रय में दे के बैठे हैं कि आप इनको डिविडेंड देंगे। अच्छा ये लॉन्ग टर्म लोन जिन लोगों ने आपको दिया है ये इस आश्रय में पैसा दे के बैठे हैं कि आपने इनको क्या पे करना है? इंटरेस्ट। अच्छा सीधी सी बात है, जो क्रेडिटर्स होते हैं ये आम तौर पे कोई पाई पैसा आपसे चार्ज नहीं करते, ठीक है जी। ये कोई पाई पैसा आपसे चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि आप एक बंदे से अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदो तो 20 दिन बाद भी आपने 100 रुपये ही देने उसको, ठीक है जी। तो हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो मैं इसको क्या नाम दे दूं? ये कॉस्ट फ्री है। अब मुझे बताएं वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है वो कितने हैं? वो 2 हैं। वो कितनी है जनाब? टोटल 600। और मेरे पास सिर्फ कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस कितना है? 100 रुपये का। ये जो आपके पास कॉस्ट वाला फाइनेंस है जिस पे आपने या तो डिविडेंड देना है या इंटरेस्ट देना है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है? 700, लेकिन उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? वैक हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का। वैक हम टोटल कॉस्ट टोटल कैपिटल का कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? वैक है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जिस कैपिटल की कॉस्ट ही नहीं है उसको हम वैक में कंसिडर नहीं करते। तो इसका मतलब ये भैया हमने वैक के अंदर कंसिडर करना है किसको? ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा। और आम हालात में कैपिटल एम्प्लॉयड जब पेपर में आएगा तो आपने ये अज्यूम करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अनलेस कि एग्जामिनर आपको इंफॉर्मेशन दे कि हमारे पास कोई ओडी टाइप का या शॉर्ट टर्म लोन भी मौजूद है जिसपे हमें कोई ना कोई सूद देना है, तो फिर हम कहेंगे जनाब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म डेट। ऐसा याद रहेगा मेरे बच्चों, इसको कॉपी करो सर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। देखो एक है डिविडेंड, जब कंपनी पे करती है ना तो वो अनाउंस करती है कि जी शेयर कैपिटल का इतने %, वो सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक है। डिविडेंड जो उसके जहन में होता है ना, जो टारगेट डिविडेंड है वो टोटल इक्विटी पे देती है। वो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए जो है ना वो ये काम करती है। यार क्लास की PDF जो है वो गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है भाई, नहीं अपलोडेड? क्या बात कर दी यार, है ना अपलोडेड? कल तो मैंने खुद अपलोड किया। प्रीवियस क्लासेस की बिलाल रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और अगर पोर्टल आपने ले ले तो पोर्टल पे भी अवेलेबल है। क्वेश्चन, इज इक्विटी कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस एज अ होल और वी
कैन से दैट रिटेनिंग इज वन सोर्स ऑफ कैपिटल। देखो, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर का वो तमाम पैसा जो आज अगर कंपनी बंद हो तो शेयर होल्डर को देना है। अच्छा, उसमें सिर्फ कैपिटल नहीं आएगा, उसमें और क्या आएगा? रिटेनिंग का भी पैसा है, उसके अंदर बाकी रिजर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें उसकी हैं। आज FAR 1 की क्लास नहीं थी मेरी। अच्छा अच्छा, कोई ये नहीं पूछ रहा ये कॉस्ट फ्री क्यों है, ये क्लास हो गई, वो हो गई, ये कपड़े कहाँ पड़े, वो जूते कहाँ पड़े। बढ़े हम आगे। अच्छा जी, आप मुझे अब एक सवाल सॉल्व करके दे रहे हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, शुरू हो जाए जी। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना, हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय सरचार्ज? बाज़ औक़ात आप क्रेडिटर्स को देर से पैसा देने पे सरचार्ज पे करते हो। मैं इस पूरे सेटअप में ये अज्यूम करूँगा देयर इज़ नो सरचार्ज। अगर सरचार्ज है तो फिर क्रेडिटर्स भी कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, आपने किया ये कि आपने उठाया जी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 9 मिलियन रुपए का। आपने कहा प्यारे भाई इसके दो हिस्से हैं, एक इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट है और एक इसके अंदर इक्विटी है। अच्छा, रेशियो क्या दिए जी? डेट डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी। ठीक है जी, इसका मतलब है ये डेट है, ये इक्विटी है। ठीक है जी, डेट कितना है जी? 40%। कितना? 3.6 मिलियन। और मेरे पास मेरे बच्चों इक्विटी कितनी? 5.4 मिलियन। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, एक की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 10%। दूसरे का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। सर 5% नहीं, अब प्रीमियम है 5% ओवर एंड अबव डेट, ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास अगर मैं वैक निकालने जाऊं तो मेरा 3.6 मिलियन का कैपिटल कैरीज अ कॉस्ट ऑफ 10%, वेयर एज 5.4 मिलियन का कैपिटल कैरीज अ हायर कॉस्ट ऑफ 15%, ऐसा। अब बताएं डिवाइडेड बाय 3.6 मिलियन प्लस 5.4 मिलियन, यानी कि इफेक्टिवली 9 मिलियन। क्या आ रही? ऐसा पक्का जी? अच्छा, अब बोर्ड में देखना दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। 5% ले लिया तो सही कर लो, गलत। बोर्ड में देखना, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। एक कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं 4 लाख के, एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल है 1.5 लाख का। ठीक है जी, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है 30/70 का। ठीक है जी, इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16% और प्रीमियम फॉर इक्विटी होल्डर्स इस 6.5%। मुझे वैक चाहिए, खुद सोचना है आपने। क्रेडिटर अगर लोन देगा तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। क्रेडिटर कोई बंदे की बात नहीं हो रही है। क्रेडिटर्स का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें स्टॉक एंड ट्रेड उधार पे दिया हुआ है। क्या चीज? नहीं, क्यों? हाँ, तो माइनस करके वहां पहुंचोगे ना।
थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, दिमाग लगाना है आपने, ठीक है। 16% ऑफ व्हाट? 16% ऑफ इक्विटी। वर्किंग कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं सुलेमान, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता। वर्किंग कैपिटल का मतलब है नेट करंट एसेट्स। अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैंने पहले सवाल दे दिया एक्सप्लेन करने से पहले, ताकि आप कुछ ना कुछ करो तो फिर उसके बाद मैं बताऊं ये है क्या, ठीक है। बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो। एक कंपनी की हम बनाते हैं बैलेंस शीट। प्यारे भाई बोर्ड पे देखना, हम कहते हैं जी एक कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं 500 रुपये के, उसके करंट एसेट्स हैं 200 रुपये की। यही किया था अभी आपने थोड़ी देर पहले, और आपने कहा था जी हमारी जो टोटल एसेट्स हैं वो 700 रुपये के, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 700 रुपये की। सर फिर हमने लिया इक्विटी कितने का? 450 रुपये का। लॉन्ग टर्म डेट कितने का? और हमारे पास सर शॉर्ट टर्म डेट कितने का जी? ये आ गया जी हमारे पास 700 रुपये। ऐसा क्या मैं आसानी के लिए ऐसे लिख सकता हूं कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट? ऐसा क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म डेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट? और इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट को मैं एक नाम दे सकता हूं, किस चीज का? कैपिटल एम्प्लॉयड का। ऐसा ये मैं कह सकता हूं ये है हमारे पास हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा दूसरी तरफ क्या है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम उर्दू जुबान में वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपके एमएफए में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर कि वर्किंग कैपिटल क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, पूरा चैप्टर है, ठीक है जी। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज्यादा डिटेल में, सिर्फ ये बता रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आप एक बिजनेस चलाने जा रहे हो, बिजनेस चलाने के लिए आपको दो टाइप के एसेट्स चाहिए, मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। लेकिन करंट एसेट्स पूरे के पूरे आपने अपनी जेब से नहीं देने, कुछ करंट एसेट्स, कुछ स्टॉक वगैरह आपको आपका क्रेडिटर फाइनेंस कर रहा होता है। तो हम कहते हैं जी हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में है और करंट एसेट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है अदर देन दोज जो कि हमें किस पे मिले, उधार पे मिले। तो वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स का मतलब वो करंट एसेट्स जो हमने अपनी जेब से फाइनेंस किए हमें, ठीक है जी। तो आप बताएं सर हमारे पास क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम ये हो सकता है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल? ऐसा अब बताएं मैंने आपको ऊपर क्या दिया था? मैंने आपको दिया था फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। कितना ही है? $550। ऐसा अब बताओ जी इसमें मेरे पास सर डेट टू इक्विटी रेशियो है कितने का? 30:70। तो हमारे पास डेट 30% है, कितना? और हमारे पास इक्विटी अब हमें पता है कि सर हमारे पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 16%। अच्छा वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 6.5% ज्यादा है डेट के। तो सर अगर मैं 6.5 हटा दूं इसमें से 16 माइनस 6.5 ना, क्या बनेगा ये? 9.5। पक्का? कितने लोगों ने यहां तक मामला सही कर लिए थे? अच्छा गलती कितनों से हुई? चलो कोई टेंशन नहीं है, ये पहले तो पता ही नहीं होगा ना इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है या नहीं बनता, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा बहुत सारे लोगों ने कहा यार और तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, इन्हीं दो को मिला के, ठीक है ना। चलो जी
अच्छा, कोई ऐसा मुजाहिद तो नहीं था जिसमें 4 लाख में से 1.5 लाख निकाल दी हो कि चलो जी बाकी, अच्छा चलो एक बच्चा ऐसा है, चलो चलो एटलीस्ट तुम लोगों को ये तो समझ आ गया कि कुछ ना आता हो तो 2 चीज़ों को ऐड या लेस नेट कर देते, मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, एक जाइगेंटिक फिगर आ जाएगी, ठीक है ना। चलो जी, 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 9.5%, ये डेट आ गया, और 3,85,000 इंटू 16%, ये कितना जी, 5,50,000, ठीक है। क्या आ रहा है जी, 14 ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का। ये प्रीमियम माइनस क्यों किया, देखो प्रीमियम इसलिए माइनस किया मेरे भाई कि वो देता है कॉस्ट ऑफ डेट और कहता है इसमें प्रीमियम ऐड करो ताकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तक पहुंचो। इस एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी थी, तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से प्रीमियम हटाना पड़ेगा, पक्का। अच्छा जी, चलिए जी, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। हम एक स्टेप आगे जाते हैं, जाएँ एक स्टेप आगे, कर लो रुका हूँ मैं, कॉपी कर लो, शाबाश। अच्छा मेरे बच्चों, बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। सर ये टोटल एसेट्स भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है टोटल एसेट्स, सिर्फ करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा उसमें। यार ये एक बंदा था जीनियस इस पूरी क्लास में, उस बंदे ने ये ऊपर वाली दोनों चीज़ों को इग्नोर किया। उसने कहा भाड़ में जाए सब कुछ, मेरे टोटल कैपिटल में 30% डेट है और 70% इक्विटी है, अमाउंट जो भी हो, हैं बात तो सही है। उसने इसी को रक्षा में बिठाया और बैग निकाल लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही किया आपने। चलो जी, अच्छा यार एक चीज़ और भी कि ये जो बैलेंस शीट है उसके एक साइड पे एसेट इस साइड पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एसेट उस साइड पे डाल देते हैं, ठीक है जी। अल्लाह की कसम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आम तौर पे लोग बैलेंस शीट को एक अकाउंट की तरह लेके चलते, अकाउंट की तरह लेके चलते। जब एक एसेट को आप अकाउंट में क्लोज करोगे तो एसेट को क्रेडिट कर दोगे, बैलेंस शीट को डेबिट कर दोगे, तो उसूलन यहाँ आना चाहिए ये एसेट वाला साइड, ऐसा। ये बात समझ आती है। अदरवाइज भाई आप जैसे भी बना दो बैलेंस शीट को, उस साइड पे एसेट ले जाओ, इस साइड पे लायबिलिटी ले जाओ, ऊपर नीचे डाल दो, नीचे ऊपर डाल दो, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जब अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें एसेट डेबिट साइड पे ही आने चाहिए। क्यों, आपने एक एसेट को बैलेंस शीट में क्लोज करना है, डालना है बैलेंस शीट को इटसेल्फ अगर अकाउंट बना मानते हो तो डेबिट ही करोगे ना। अच्छा खैर, मट्टी पाएँ जी, आगे बढ़े जी। अच्छा ये देख लो, चलो जी। सर ये हमारी कंपनी है और ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है जी। इस इन्वेस्टर का नाम है एक मिनट, हाँ मेरे बच्चों, सर ये एक इन्वेस्टर है। इस इन्वेस्टर ने, गौर से सुनना, कंपनी को दिए 10 रुपए, कितने 10 रुपए दिए। कंपनी के पास एसेट्स कितने के आ गए, 10 रुपए के आ गए, पक्का। कंपनी ने इस 10 रुपए को आगे इन्वेस्ट कर देना है और इस पर प्रॉफिट ऑफिट बनाना है, पक्का। अच्छा जी, अब कंपनी ने किया ये कि इस बंदे को इस 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे से 20% का रिटर्न देना शुरू कर दिया। 20% का रिटर्न कितना होगा, 2 रुपए। कंपनी अपने आगे इस 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट से कितने कमा रही है, 2 रुपए कमा रही है। ये मानते हो, क्या ये इन्वेस्टर खुश है, हाँ ना, खुश है भाई। 10% वो कमाना चाहता है, 20% कमाना चाहता है, कंपनी उसको 2 रुपए दे रही है, तो इन्वेस्टर सुकून में। इस इन्वेस्टर का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने जब इतना पैसा बनाना शुरू किया ना, 10 रुपए पे 2 रुपए, तो मिस्टर बी एक और बंदा है,
ये आया, इसने मिस्टर बी को कहा जी आपने जो शेयर खरीदा है उस पर रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, तो मिस्टर ए ने कहा मुझे रिटर्न मिल रहा है 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का, क्योंकि मैं 20% का रिटर्न मांग रहा हूं। कितने का? अच्छा, मिस्टर बी ने कहा यार मैं तो ऐसी कंपनी से सिर्फ 16% का रिटर्न मांगता। कितने का? इससे ज्यादा रिटर्न में नहीं मांगता, 16% का मैं रिटर्न मांगता। ठीक है जी। अब बताएं सर, गौर सुनना, मिस्टर बी ने इस 10 रुपए वाले शेयर का मिस्टर ए को ऑफर किया कि आप मुझे ना ये 12.5 में बेच दो। कितने में बेच दो? 12.5 में। गौर सुनना, अब 12.5 पे ये बंदा क्या चाह रहा है, कितने % का रिटर्न? 16% का रिटर्न। ऐसा जरा लगाओ, 12.5 पे 16% कितना होता है? 2 रुपए होता है। ऐसा इस बंदे ने शेयर खरीद लिया, किससे? ए से खरीद लिया। कितने में? अच्छा, कंपनी आज भी 2 रुपए के डिविडेंड दे रही है, क्या ये बंदा खुश है? क्या ये बंदा खुश है? नहीं। ये सर खुश है, क्यों? इसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इसका रिक्वायर्ड रिटर्न मिल रहा है। दोनों के रिक्वायर्ड रिटर्न में डिफरेंस क्यों है? हैं? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हर बंदा एक गिवन रिस्क का जो रिवॉर्ड मांगता है ना, वो हर एक का अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर आज मुझे कोई कहेगा जी ओजीडीसी से आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे हिसाब से 20%। ठीक है जी। मुस्तफा को कहेगा तो वो कहेगा मेरे हिसाब से 18% भी बहुत है। तो इसलिए याद रखना, दो लोगों का थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, तभी तो ट्रेड होती है, तभी तो ट्रेड होती है। अब मुझे लगा जी मेरे हिसाब से रिटर्न 20% चाहिए, मुस्तफा ने क्या कहा, मेरे हिसाब से कितना चाहिए मुझे? 16% चाहिए। तो मुस्तफा ने ये शेयर कितने का खरीद लिया? 12.5 रुपये। मैंने कहा वाह यार, मेरे हिसाब से 10 रुपये वैल्यू बनती है, मुझे 12.5 मिल रहे हैं, मैं लेके निकल गया। अब बताओ जी, कंपनी के लिए इस वक्त रेलेवेंट बंदा अहमद रजा या मुस्तफा है? इस वक्त हाजिर इन्वेस्टर कौन है? मुस्तफा है। अब अहमद रजा की टेंशन लेने की कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ओवर द पीरियड मुस्तफा ने कहा जी मुझे तो 18% का रिटर्न चाहिए। अब मुझे कितने % का रिटर्न चाहिए? क्या कंपनी को टेंशन लेने की जरूरत है? हाँ लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका हाजिर इन्वेस्टर अब क्या कर रहा है? ज्यादा रिटर्न मांग रहा है। अहमद रजा क्या सोचता है? उससे कंपनी को कोई फर्क। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, ये जो बी है इससे शेयर कितने का खरीदा है? 12.5 रुपए का। कितने का? अब ये अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मांगेगा। शेयर इनिशियली 10 रुपए का था, उससे इसको कोई ताल्लुक। अब कंपनी ने किसको खुश करना है, अहमद रजा को या हाजिर इन्वेस्टर को? हाजिर इन्वेस्टर ने एक शेयर कितने का खरीदा है? 12.5 पे। कितना कमा के देना है कंपनी को? कितना कमा के देना है? 18%। तो इसका मतलब है कंपनी हाजिर इन्वेस्टर की जो है वो चीज़ों को देख रही होती है। अब एक और बंदा आया, ये था सी। इसने कहा जी मुझे आप शेयर उठा के बेच दें 15 रुपये में, मैं तो शुद्ध गरीब हूँ, मुझे तो रिटर्न चाहिए कोई 12% का। हमने इसको शेयर बेच दिया। अब बताओ कंपनी के लिए इस वक्त किस इन्वेस्टर को खुश करना ज़रूरी है? सी को। और सी के लिए हमने क्या करना है? 15 रुपये पे 15 रुपये पे कितने कमाने? तो इसका मतलब अब तक जो हम वैक कैलकुलेट कर रहे थे तो वो तो बुक वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसा। जबकि कंपनी के लिए तो रेलेवेंट क्या है? मार्केट वैल्यू। इस वक्त हाजिर इन्वेस्टर के हाथ में जो शेयर है वो मार्केट वैल्यू पे लिया, उसने बुक वैल्यू पे लिया है। तो कंपनी को जो रिटर्न उसको देना चाहिए वो बुक वैल्यू पे देना चाहिए, मार्केट वैल्यू पे। तो इसका मतलब है सर हमें वैक कैलकुलेट करने के लिए बुक वैल्यूज यूज नहीं करनी चाहिए। हमें क्या यूज करनी चाहिए? हमें यह देखना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टर के पास इस वक्त जो शेयर मौजूद है उसकी हाजिर इन्वेस्टमेंट कितनी है और उस हाजिर इन्वेस्टमेंट पे वो कितना रिक्वायर्ड रेट मांग रहा है। तो अब जब हम वैक निकालेंगे हम बुक वैल्यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मार्केट वैल्यूज। तो अभी तक आप क्यों बुक वैल्यू इस्तेमाल कर रहे थे? हम अज्यूम कर रहे थे कि बुक वैल्यू बराबर है किसके? मार्केट वैल्यू के। अच्छा, अब एक टेक्निकल चीज सुनना। सी ने एक शेयर कितने का खरीदा है? कंपनी के पास एसेट्स कितने के? 10 रुपए के। ये याद रखना, मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ने से कंपनी के एसेट पे कोई फर्क। अब कंपनी ने इसी गिवन एसेट से इस इन्वेस्टर को खुश करना है। पहले इन्हीं गिवन एसेट से किसको खुश कर रहे थे? वो बी को खुश कर रहे थे। उससे पहले इन्हीं गिवन एसेट से किसको खुश कर रहे थे? तो याद रखना, कंपनी के शेयर की बाहर मार्केट वैल्यू बढ़ने से कंपनी के इंटरनल एसेट्स इंक्रीज नहीं होते। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी ने इतने % अपने एसेट्स पे प्रॉफिट कमाया। तो याद रखना वो मार्केट वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट करना है, जो प्रॉफिट आएगा वो किस पे आएगा? बुक वैल्यू पे आएगा। लेकिन याद रखो इन्वेस्टर किस अमाउंट पे रिटर्न मांग रहा है? मार्केट वैल्यू पे। अब बताएं वैक किस पे कैलकुलेट होगा? मार्केट वैल्यू पे। लेकिन
लेकिन कंपनी के पास 15 रुपये मौजूद, कंपनी ने 10 रुपये इन्वेस्ट करके ही 15 रुपये का 12% कमा के देना। ये बात समझ आती है? अब बताएं, जब आप वैक कैलकुलेट करने जाएंगे हम क्या यूज़ करेंगे? हम मार्केट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ऐसा है? ये कॉपी करो, शाबाश। तो हम आसान करते हैं कि आखिर में जो साल के एंड की मार्केट वैल्यू है वो सबके लिए वही होगी, ठीक है जी। तो हम वहाँ वैक निकाल लेते। क्या इस वक्त जो सबके हाथ में शेयर पड़ा हुआ है वो इतने इतने का ही है सबके लिए, तो रिटर्न एवरेज इतना मांग रहे हैं तो एवरेज कमा के दे देते हैं हम। नहीं 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 नहीं, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं यूके में भी कर सकता हूँ, मैं दुबई में भी कर सकता हूँ, मैं किसी बैंक में भी पैसा डाल सकता हूँ, मैं किसी जगह भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। अब आप मुझे कहते हो मेरे वेंचर में पैसा डालो, तो मैं सोचता हूँ यार इस जैसा वेंचर मार्केट में और कहाँ है, तो मुझे याद आता है एक और बंदा भी इस जैसी कंपनी चला रहा है और वो मुझे रिटर्न दे रहा है 16%। मुझे इससे मांगने चाहिए कितने? 16 से ऊपर मांगने चाहिए, 17% मांगना चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर हमारे साथ अब्दुल समद भी है। अब्दुल समद को इतना पता नहीं है, तो अब्दुल समद के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है, उसको आप 14% भी दोगे तो शायद वो इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाए। तो ये याद रखना, रिक्वायर्ड रिटर्न बंदे टू बंदे क्या होते हैं, डिफर कर रहा होता है, ठीक है जी। अब आगे जब जाके ये वैक पूरा खुलेगा ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रिटर्न कम्युनिकेट कैसे करता है कंपनी को। अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना, हमें ये नहीं पता कि अपना रिक्वायर्ड रेट इन्वेस्टर कम्युनिकेट कैसे करता है, ठीक है जी। एक दो एम्बिग्विटीज तुम्हारे जहन पर रहनी चाहिए इस वक्त, जब हर एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट अलग अलग है। एक तो ये, और दूसरा उन्होंने आके कंपनी को कैसे बताया कि जी हमारा रिक्वायर्ड रेट ये, ठीक है जी। ये हमारे जहन पे क्वेश्चन रहना चाहिए इस वक्त। जी जनाब, बढ़े हम आगे। हाँ, कंपनी को इस तरह तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती रहेगी, नहीं यार ऐसा नहीं है। कंपनी अगर बहुत प्रॉफिटेबल होती है, लोग रिस्क कम परसीव करते हैं तो रिटर्न भी क्या करते हैं, कम मांगते हैं। अगर कंपनी रिस्की होती है तो लोग रिटर्न भी ज़्यादा मांगते हैं। हमारे जहन पे एक सवाल रहना चाहिए, इन्वेस्टर कंपनी कि मुझे ये रिटर्न चाहिए, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे, या लेटर लिख के, या कान में आके किस तरह बताता है सर? ये हमारे जहन पे क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप यार ये सब्जेक्ट ना उठा के फॉर्मूला से पढ़ना शुरू कर देना तो आपको बैकग्राउंड में जो साइंस है ना वो समझ ही नहीं आएगी। बस आपको फॉर्मूला पता होगा, ये ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है और ये आ जाएगा। याद रखना, इन्वेस्टर अपना रिटर्न कम्युनिकेट एक ऐसे तरीके से करता है, जब आप सीखोगे आपको पूरा वैक समझ आ जाएगा, रीज़न आपको पूरा समझ आ जाएगा कि यार फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है। थोड़ा सा आगे आ रहा है, 2-3 क्लासेस के अंदर ही हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है जी। क्या वैक कंपनी खुद कैलकुलेट करती है? नहीं, ये पड़ोसी कैलकुलेट, बिल्कुल खुद करती है भाई, खुद करती है कैलकुलेट हो। एक बात बताओ, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट जानना कंपनी की जिम्मेदारी है या इन्वेस्टर को बताना है कंपनी को? कंपनी खुद जानती है कि यार ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कंपनी निकलती है ये ढूंढने के लिए, ठीक है जी। इसी बात में राज छुपा हुआ आगे जो मैं बताऊंगा कि शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट हमें कैसे पता चलता है, ठीक है जी। आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है सर, गौर सुनना। पहले आपको मैं एक फजूल सा सवाल दे देता हूँ ताकि आप वो सॉल्व करें और आपको अच्छा फील होने शुरू हो। लास्ट टाइम हमारे वैक में 56 पेजेस भरे थे। यार एक बात बताओ, वैसे तो वैक कैलकुलेट करना चाहिए मार्केट वैल्यू पे, एग्जामिनर आपको कह रहा है वैक बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करके दे, तो आप बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करें। ऐसा क्यों बोलेगा एग्जामिनर? हैं? एक बड़ी अजीब चीज़ बताने वाला हूँ तुम्हें। हमारे ना स्टेट बैंक के कुछ रूल्स हैं जिस कॉल्ड प्रूडेंशियल रेगुलेशंस।
ये प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं कि एक बैंक आपको कितना लोन दे सकती है, ठीक है जी। तो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में ये लिखा है कि अगर एक कंपनी अपनी इतनी इनकम कमा रही है कि अपने वैक को कवर कर रही है, ठीक है ना, तो उसको आप लोन दे सकते हैं, लेकिन वैक कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा बुक वैल्यूज़ लेनी है आप। अब ये ज़माने पुराने रूल्स बने हुए, उसके बाद वो तब्दील ही नहीं हुए। तो जब एग्ज़ाम में सवाल आता था ना, तो हम गौर से पढ़ते रहे कि वैक किसके हिसाब से निकालना है, सही तरीके से निकालना है या प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के हिसाब से निकालना है, ठीक है। अब बताएं जी, आपको कह रहा है जी दो डाटा है आपके पास, बुक वैल्यू दी हुई और मार्केट वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, और आपको दो रेट्स दिए हुए हैं। अब आपके जहन पे एक और सवाल आना चाहिए कि डेट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट क्यों होती है। ये भी आगे जाके आ रहा है, रुक जाओ, ठीक है जनाब। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट वैल्यू यूज़ करनी है अनलेस के एग्जामिनर आपको कहे कि बुक वैल्यू में निकालो, ठीक है ना। सर व्हाट इज़ शेयर कैपिटल और मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है एक कंपनी की मार्केट वैल्यू, इंटायर मार्केट वैल्यू। हो गया, ये एक फजूल सा सवाल था। अब बताएं वैक हमने कैसे निकाला होगा? 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय 18.5% प्लस, गौर सुनना, 2 लाख इंटू 11 डिवाइडेड बाय कितना जी? 990 प्लस, बताएं जी क्या आ रहा है वैक? 998, ऐसा जी, पक्का जी। इसी तरह आपने वैक बुक वैल्यू पे भी निकाला होगा, 6 लाख और 2.5 लाख, कितना जी? डिवाइडेड बाय 6 लाख और 2.5 लाख, क्या रहा जी? 16 ये बात भेजे में बैठती है भाई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, आप सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ बेसिक बात हमने सीख ली, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आई होप आपको चीज़ें बच्चों वाली बेसिक्स आपको समझ आ गई, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई। अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक के डिटर्मिनेंट्स कितने, जब आप वैक कैलकुलेट करते हो इसके डिटर्मिनेंट्स कितने हैं, आप लेते हो सबसे पहले क्या चीज़? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसको आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। फिर आप इसमें ऐड करते हो क्या चीज़? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? केडी से, ठीक है जी। और फिर आप इसको डिवाइड करते हो किससे भैया? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ऐसा। तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एक डिटर्मिनेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तीसरा डिटर्मिनेंट हो गया, और कॉस्ट ऑफ डेट चौथा डिटर्मिनेंट, ऐसा। तो 4 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप वैक कैलकुलेट कर सकते हो, पक्का। ये 4 चीज़ें अब हमने कैलकुलेट करना सीखनी है। हम इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट मॉडल से, फिर हम डेट और कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करेंगे किससे? डिफरेंट मॉडल से। हम कौन है? हम हमेशा अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे कंपनी का। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? हम कौन है? हम कंपनी है जी। हमें कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है, और हमने क्या निकालना है? वैक निकालना है, ऐसा। देखो कंपनी के पास तो शेयर्स, कंपनी के पास तो एसेट्स हैं ही, बुक वैल्यू है ना, ये मैं बताना चाह रहा था। अच्छा बोर्ड पे देखना दोस्त, मैं आपसे एक बड़ी बेसिक सी चीज़ पूछने जा रहा हूँ बेटा। अगले 15-16 मिनट ना हमने बड़े तमीज़ से सुननी है चीज़ों को, ठीक है। मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूँ ये एक बिल्डिंग है, अगर ये बन जाए तो इस बिल्डिंग की मुझे फेयर वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। कैसे मालूम कर सकता हूँ? आप अज्यूम करें कि पाकिस्तान की मार्केट
प्रॉपर्टी मार्केट इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि हर एक को पता है कि जी डिफेंस के किस ब्लॉक में 1 स्क्वायर मीटर का रेट क्या है। ठीक है जी, वहां ट्रेड हो रही होती है। 1 स्क्वायर मीटर डिफेंस में चल रहा है जी 24,000 रुपए का, हम जो है ना वो बिडिंग कर रहे हैं 24,100, सामने से वो कह रहे हैं 24,150। ऐसी मार्केट है जी, प्रॉपर्टी ऐसे बिक रही है वहां पे। ठीक है जी, इतनी स्टेब्लिश मार्केट है। पाकिस्तान के बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें मार्केट इतनी स्टेब्लिश्ड है, ठीक है जी, कि प्रॉपर्टी इस तरह बिकती हो कि जी मलीर में हमारे पास जी 600 गज का घर है, तो मलीर में देखिए 1 गज की कीमत क्या आ रही है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, बायर्स एंड सेलर्स हैं, और प्रॉपर्टी की मार्केट इतनी ज़बरदस्त है। तो आप क्या करो, अगर आपने इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, आप उस मार्केट से जाके क्या कर लो, देख लो। यानी फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट और मार्केट में क्या फ़र्क है? एक्टिव मार्केट का मतलब होता है इधर हज़ारों बायर्स एंड सेलर्स हैं और मेरी जैसी प्रॉपर्टी की वैल्यू आराम से यहाँ से निकल आएगी। ट्रेड होती है यहाँ पे यार, ऐसा। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रीट्स। सुना है नहीं? रीट्स है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपको मिसाल के तौर पर पता चला कि ये जो हाइपर स्टार है, इस बिल्डिंग में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड हाइपर स्टार की वैल्यू बड़ी बड़ी है भाई, और इससे रेंटल इनकम बहुत अच्छी आती है। आपको किसी ने कहा बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, पैसा इन्वेस्ट करो इसके अंदर, पैसे हैं? आपने कहा मेरे पास 1,600 रुपये, ठीक है जी, अभी भी आपको मिल सकती है इन्वेस्टमेंट। कैसे? हाइपर स्टार एक रीट्स ने खरीदा हुआ है। रीट्स एक कंपनी है जिसने, वो कंपनी यूनिट्स इशू करती है किसको, अवाम को, और उनसे पैसे लेती है। उसी पैसे पे हाइपर स्टार खरीदा गया है। उस कंपनी का नाम है आरिफ हबीब रीट्स। ठीक है जी, आरिफ हबीब रीट्स ने खरीदा भाई। अब अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करने में क्या करूंगा, 1,600 रुपये जाके दे दूंगा मुझे, अब और जब उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो मेरे यूनिट की वैल्यू भी, अच्छा ये वो बिल्डिंग की है, वो कहां से मालूम कर रहे हैं? उनके हिसाब से उस एरिया में इतनी डेवलप्ड मार्केट है कि उसकी कोटेशन उनको मिल जाती है आराम से। ऐसा आवाज मैं दोबारा बता रहा हूं। आरिफ हबीब रीट्स एक इदारा है जिसने हाइपर स्टार की बिल्डिंग खरीदी हुई है, और वो लोग रोज लोगों को बताते हैं कि आज इसकी वैल्यू है, आज इसकी वैल्यू। कहां से बता रहा होता है वो? उसके हिसाब से उस एरिया में प्रॉपर्टी का एक स्टैब्लिश्ड मार्केट है। ठीक है जी, वहाँ कोई 25-30 ब्रोकर्स हैं जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म का जो है एक सेटअप बनाया हुआ है। आप वहाँ चले जाएं, वो मार्केट से आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। आम तौर पे प्रॉपर्टी की पाकिस्तान में मार्केट वैल्यू मालूम करना एक्टिव मार्केट से पॉसिबल। अच्छा, जब एक्टिव मार्केट से वैल्यू नहीं निकल सकती तो फिर कैसे निकलेगी? एक्टिव मार्केट है ही नहीं। मेरा घर है जी यहाँ खालिद बिन वलीद पे, कोई एक्टिव मार्केट है ही नहीं उधर। ठीक है, ये कितने रुपए गज के हिसाब से क्या करें जी? आप सर एक काम करें, सिर्फ ट्रांजैक्शंस देख लें, ट्रांजैक्शंस इन सिमिलर एसेट्स। मुझे अपने घर की वैल्यू मालूम करने में क्या करूं? मैं जाऊं उस एरिया के किसी ब्रोकर के पास और मैं कहूं यार ये मेरा घर है खालिद बिन वलीद पे, जरा मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है। उससे कहा सर या तो आप एक काम करें, ब्रोकर के पास जाएं, कहें यार जो इस इलाके में बिल्डिंग बिकी है वो बता दो, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि हमारा घर कितने का है। तो उसने कहा सर आप ही के बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पे घर बिका है और वो इतने करोड़ का बिका है, तो मुझे क्या हो जाएगा, एक अंदाजा मिल जाएगा कि मेरा घर। अच्छा, तीसरा जो तरीका होता है ना, ये होता है जनाब, आप प्रेजेंट वैल्यू ले लें ऑफ ऑल कैश फ्लोज का। ठीक है जी, अच्छा, सॉर्ट ऑफ वैल्यू न्यूज़, इसका मतलब है ये हमारे पास नहीं है, ये हमने यूज़ नहीं करना। हमने क्या यूज़ करना है भैया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। बोर्ड पे देखिएगा, हम अज्यूम कर रहे हैं हमारी बिल्डिंग है से मिसाल के तौर पर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर आम तौर पर प्रॉपर्टी में ख़रीद बेच भी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हमारी बिल्डिंग है जी लियारी में हमने एक होटल खोला है, तो लियारी में सर ख़रीद बेच बिल्डिंग्स की आमतौर पर नहीं होती। अब मुझे मालूम करना है इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आपको बड़ा आसान तरीका बताता है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप अज्यूम करें इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, हमें बिल्डिंग की लाइफ है 4 साल और हमें इससे रेंट मिलेगा 50, 40,
30 और 25, इसके बाद ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। गौर से सुनना, कितने कैश फ्लोज आ रहे हैं? 4। ये मैं हूं, मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है। इस बिल्डिंग से मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है 10% का। मैं क्या चाह रहा हूं, इस बिल्डिंग में जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना रिटर्न मिले? 10% का। तो सर आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है कि इस पर्टिकुलर एसेट से मिलने वाले कैश फ्लोज को अगर आप डिस्काउंट करेंगे किससे? अपने रिक्वायर्ड रेट से, तो आपको ये पता चल जाएगा ये आपको कितने पैसे पे करने चाहिए इस बिल्डिंग के लिए आपको। अब बताएं मैं क्या करूं सर? मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं इसकी। किस तरह? 50 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 सर, फिर प्लस 30 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 और इसी तरह सर 25 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 4। मुझे बताओगे कितना बन रहा है? 100। ये मैं अब्दुल समद की बात मनोअन मान के 118 यहां लिख रहा हूं। इसका मतलब पता है क्या है? इस बिल्डिंग को खरीदा जाना चाहिए कितने में? 118 में। ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या चीज? इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं समझता हूं कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी होनी चाहिए, अगर इससे कम है मैं खरीद लूंगा, और इससे अगर ज्यादा है तो मैं कहूंगा नहीं यार, फिर मुझे 10% का रिटर्न, मैंने महंगा खरीद लिया। अगर मैं इसको खरीदूं कितने पे? 118 पे, तो सर जो मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज ये इंश्योर करेंगे कि मैं इस बिल्डिंग से कितना रिटर्न कमाऊं? 10% का। ऐसा? अच्छा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 3-4 कैश फ्लोज आ रहे हैं, मैंने इस बिल्डिंग की क्या मालूम कर ली? इंट्रिंसिक वैल्यू। पूरे एमएफए में हम अज्यूम करेंगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। आप बीएफटी में जाओगे, इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होगी, मार्केट वैल्यू अलग होगी। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? 118। यार क्या, चलो जी, किसी एसेट की मार्केट वैल्यू मालूम करने का तरीका क्या? उससे मिलने वाले कैश फ्लोज की क्या निकाल लें? किस रेट से? अच्छा एक बात बताएं, मैं इसके लिए मैक्सिमम तैयार हूं 118। अच्छा, यही बिल्डिंग खरीदने के लिए मुस्तफ़ा भी आया। मुस्तफ़ा ने कहा भाई ये बड़ी खतरनाक बिल्डिंग है, लियारी का इलाका है, दहशतगर्द घूम रहे हैं इधर, ठीक है जी, मैं तो वैसे ही मेमन पार्टी हूं भाई, मैं तो इस जगह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 15% का रिटर्न मांगूंगा। तो बताओ अब ये बंदा वैल्यू निकालेगा तो वो क्या होगी? वो कम होगी। 15% से डिस्काउंट करोगे तो कम निकलेगी। ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं, किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? आप उसके कैश फ्लोज की क्या निकाल लें? मुझे बताएं, वैग हम निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? मार्केट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, मार्केट वैल्यूज़ इक्विटी की भी, डेट की भी। मैंने आपको बताया किसी भी एसेट की अगर फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू आपको चाहिए, तरीका क्या है? या तो आप मार्केट से वैल्यू ले लें, या आप उस एसेट में सिमिलर ट्रांजैक्शन जो है वो देख लें। तीसरा तरीका क्या है कि आप उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, किस रेट से? जो आपका रिक्वायर्ड रेट है, तो भी आपको मिल जाएगी। एग्जाम में पहला तरीका और तीसरा तरीका, आपको मार्केट वैल्यू गिवन होगी, या आपको मार्केट वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है जी, हम यहीं से अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, और फिर जो है वो आगे देखते हैं।